हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कुमार शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में जो दूसरी सभ्यता है आहार सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आहार सभ्यता। और इससे पहले हमने जो कालीबंगा सभ्यता के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा है, आज हम आहार सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। आहार सभ्यता है। आहार सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले के आहार नामक स्थान पर ये पनपी है दोस्तों। और दोस्तों, यह सभ्यता आहार सभ्यता आयड़ नदी, बेड़च नदी यानी कि बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। यानी कि बनास नदी के किनारे ये विकसित हुई है। इसके अलावा इसका बनास का भेड़स भी कह सकते हैं, आयड़ भी कहते हैं। तो इस नदी के किनारे पे ये आहार सभ्यता विकसित हुई है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो आहार सभ्यता के अंदर जो खुदाई के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हमें ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी कि आहार सभ्यता के अंदर हमने ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वैसे हमने जो कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था, वह कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में उसको हम जानते हैं। यहाँ पर तांबे का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। लेकिन कहीं कहीं पे दोस्तों आपको है लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि लोहे की धातु वगैरह भी यहाँ पे मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जो आहार सभ्यता है, ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले यहाँ पे, और लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो दोनों ही सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिले हैं आहार सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। आहार सभ्यता के जो उपनामों की हम चर्चा करें दोस्तों, तो आहार सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं। देखिए, आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी हम कह सकते हैं, आघाटपुर भी कह सकते हैं और आघाट दुर्ग भी कह सकते हैं। तो ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर, आघाट दुर्ग के नाम से हम आहार सभ्यता को हम जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आहार सभ्यता के उपनाम है। और उपनामों की चर्चा करें तो अभी हमने बताया ये तो उसके प्राचीन नाम थे। अब उपनामों की हम बात करें तो आहार सभ्यता बनास संस्कृति या आहार संस्कृति भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, जो बनास संस्कृति आहार संस्कृति कहने वाले जो व्यक्ति थे, धीरज लाल सांकलिया थे, जो इतिहासकार थे। उन्होंने बताया कि आहार सभ्यता बनास संस्कृति इसको कह सकते हैं और आहार संस्कृति इसको कह सकते हैं। देखिए, बनास संस्कृति क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि जो आहार सभ्यता बनास नदी के किनारे पे विकसित हुई है, जो इसको हम बेड़स भी कह सकते हैं और इसके अलावा इसको आयड़ नदी भी कह सकते हैं। तो बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण दोस्तों इसको क्या कहा है, बनास संस्कृति कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आहार सभ्यता है ये उदयपुर में है और उदयपुर के आहाड़ नामक स्थान पर ये विकसित हुई है, इसीलिए इसको आहार संस्कृति भी हम कह सकते हैं। तो बनास संस्कृति बनास नदी के कारण, आहार संस्कृति उदयपुर के आहाड़ नामक स्थान पर विकसित होने के कारण इसको आहार संस्कृति भी कह सकते हैं। और ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे, धीरज लाल सांकलिया थे दोस्तों। धीरज लाल सांकलिया के अलावा दोस्तों आहार सभ्यता का दूसरा उपनाम की अगर बात करें तो मृतकों के टीलों की सभ्यता इसको हम कह सकते हैं। तो इसके प्राचीन नाम 3 हो गए दोस्तों, ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर, आघाट दुर्ग। और उसके उपनामों की अगर चर्चा करें, बनास संस्कृति भी इसको हम कह सकते हैं, आहार संस्कृति भी इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति था दोस्तों धीरज लाल सांकलिया। इसके अलावा इसका दूसरा उपनाम है मृतकों के टीलों की सभ्यता दोस्तों। तो ये आपकी मृतकों की टीलों की सभ्यता इसका दूसरा उपनाम हो गया। मैंने अभी आपको कहा था दोस्तों, जो आहार संस्कृति है, आहार संस्कृति में ताम्रकालीन अवशेष मिले हैं, लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो कहने का मतलब है हमारी जो आहार सभ्यता है यहाँ पर ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष, लोह युगीन सभ्यता के अवशेष, तो ये आहार संस्कृति में मिले हैं। तो आपको याद रखना है। लेकिन आपकी जो कालीबंगा जो सभ्यता वहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा है आपकी कांस्य युगीन सभ्यता, आहार सभ्यता आपकी ताम्रकालीन सभ्यता या लोह युगीन सभ्यता, इन दोनों के मिक्सअप में यह आहार सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, आहार सभ्यता दोस्तों एक ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। और दोस्तों जो आपकी
कालीबंगा सभ्यता वो कैसे नगरीय सभ्यता थी एक तरह की, ठीक है। तो याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। दोस्तों उत्खननकर्ताओं की हम चर्चा करें तो इसके उत्खननकर्ताओं की चर्चा अगर करें तो पहले जो व्यक्ति थे पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा क्या बताया गया है, देखिएगा 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन करने का श्रेय है। कि जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन करने का जो श्रेय है, सबसे पहले आहड़ सभ्यता का उत्खनन करने का जो श्रेय है वो आपके पता है कि पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में इसकी प्रथम उत्खननकर्ता के रूप में उसको माना जाता है। लेकिन दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल है, ये स्थानीय टीला यानी कि धूलकोट, एक धूलकोट जिसको हम स्थानीय टीला कहते हैं, वहाँ पर सर्वप्रथम इसका व्यापक उत्खनन 1954 में किया गया था। तो प्रथम उत्खननकर्ता पंडित अक्षय कीर्ति व्यास 1953, फिर रतन चंद्र अग्रवाल, इसने 1954 के अंदर इसका व्यापक उत्खनन किया। दोस्तों सर्वप्रथम व्यापक उत्खननकर्ता कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल थे। और सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास थे। यानी कि 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन करने का श्रेय है। लेकिन व्यापक रूप से इसका उत्खनन करने का श्रेय दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल है। उन्होंने 1954 के अंदर एक धूलकोट यानी स्थानीय टीले के उन्होंने उत्खनन करवाया था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों VN मिश्र और एक सांकलिया जो महोदय है, उन्होंने 1961 और 1962 में इसका उत्खनन करते हैं दोस्तों। तीसरे इतिहासकार की अगर चर्चा करें, विजय कुमार और PC चक्रवर्ती है, उन्होंने राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित हुए, यानी कि उत्खनन के रूप में उन्होंने दोस्तों राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले दो व्यक्ति थे दोस्तों, विजय कुमार और एक PC चक्रवर्ती। ये उत्खननकर्ता के रूप में दोस्तों सहयोग करते हैं दोस्तों। तो इन चार व्यक्तियों के आपको नाम याद करना उत्खननकर्ता के रूप में। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, ये ऐसे व्यक्ति थी जो सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाने का श्रेय है 1953 में। लेकिन आपको पता है कि जो व्यापक रूप से उत्खननकर्ता के रूप में रत्नचंद्र अग्रवाल को जाता है दोस्तों। ये एक स्थानीय टीला के यानी कि धूलकोट के स्थानीय टीला के रूप में उन्होंने व्यापक उत्खनन किया 1954 में। लेकिन दोस्तों इसके अलावा दो व्यक्ति और हैं, वो भी इस उत्खनन के रूप में सहयोग देते हैं। एक तो VN मिश्र और एक सांकलिया 1961-62 में ये सहयोग देते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से दो व्यक्ति और शामिल होते हैं, विजय कुमार और PC चक्रवर्ती दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हमने कुछ ओवरव्यू लिया है आहड़ सभ्यता के बारे में। अब हम उन आहड़ सभ्यता की विशेषता की बात अपन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता की विशेषता के अंदर हम पहली विशेषता देखें तो आहड़ सभ्यता के स्तर देखिए। आहड़ सभ्यता के 3 स्तर हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं? पहला जो स्तर है स्फटिक पत्थरों की अधिकता, ठीक है, यानी कि उपकरण औजार बनाने में काम आते थे दोस्तों। यानी कि जो स्फटिक जो पत्थर होते थे, ये मोस्टली जो उपकरण वगैरह है, औजार वगैरह है, ये इनमें काम आते थे। एक है लोहे कांस्य व तांबे के उपकरण, यानी कि लोहे के, कांस्य के और तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। एक मृद भांड के प्रमाण है, मृद भांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते थे दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों का भी यहाँ पर प्रमाण मिला है। तो आहड़ सभ्यता के 3 स्तर हो गए। एक स्फटिक पत्थरों की अधिकता, जिससे उपकरण औजार बनाते थे। लोहा, कांसा और तांबे के उपकरण भी यहाँ पे प्राप्त हुए। और दोस्तों मृद भांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते थे, मिट्टी के जो बर्तनों की भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो इनको आप 3 स्तरों को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी दूसरी विशेषता की अगर बात करें दोस्तों कि आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान आहड़ के पास उत्खनन से होता है, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम जो ज्ञान होता है वो आपको पता है उदयपुर के जो आहड़ नामक स्थान पर होता है, ठीक है। यहाँ के जो मकान थे, यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे दोस्तों। तो यहाँ के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है दोस्तों। मैंने आपको कल बताया था कि जो आपकी जो कालीबंगा है, कालीबंगा के अंदर जो मकान थे दोस्तों,
वो कहीं पे कच्ची ईंटों का प्रयोग भी किया गया है और पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ की जो नालियाँ थी दोस्तों, यहाँ की नालियाँ लकड़ी की नालियाँ थी। यहाँ के जो मकान थे, मकानों के अंदर दरारें आपको दिखाई दी होगी। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था। इसीलिए इसको जो कालीबंगा सभ्यता उसको दीनहीन सभ्यता के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो दोस्तों कच्ची या पक्की यानी दोनों ही प्रकार की ईंटें मिली हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो आहड़ सभ्यता में मकान कच्ची ईंटों से ही बनाए जाते थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में और देखते हैं। अधिकांश जो मकान है आयताकार रूप में बने हैं, यानी मकानों का जो आकार है आयत के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कि सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण, यानी कि कहने का मतलब सामूहिक भोजन व्यवस्था का मतलब हो गया दोस्तों, इसका मतलब संयुक्त परिवार प्रथा थी। लेकिन यहाँ अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर सामूहिक भोजन व्यवस्था के रूप में प्रमाण मिलते हैं तो संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार वहाँ पर रहता था, संयुक्त रूप से परिवार रहा करता था। लेकिन आगे अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि एक से अधिक अगर चूल्हे मिले हैं तो इसका मतलब एकल परिवार जो एकल परिवार रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सामूहिक भोजन के साक्ष्य मिले, इसका मतलब परिवार संयुक्त रहा होगा। यहाँ पर एक मकान में ही एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, इसका मतलब एकल परिवार होगा। लेकिन दोस्तों एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको कन्फ्यूज का एक विषय बन गए। यहाँ पे कहीं कहीं पे तो यहाँ पर सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, कहीं कहीं कि एक ही मकान के अंदर कम से कम एक से अधिक या 6 चूल्हों के प्रमाण भी हमें मिलते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज का विषय हो गया है कि यहाँ पर परिवार संयुक्त था या एकल परिवार था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो चूल्हा था दोस्तों, जो चूल्हा है, इस चूल्हे पर दोस्तों मानव की हथेली के निशान मिले, यानी कि मानव की हथेली के निशान भी इस चूल्हे पे मिले हैं दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों बिना हत्थे का जलपात्र यहाँ पे मिला है। ठीक है, बिना हत्थे का जलपात्र आहड़ सभ्यता के अलावा ईरान के अंदर आपको पता है ईरान और बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है, यानी कि ईरान और बलूचिस्तान से जहाँ पर आहड़ सभ्यता में बिना हत्थे का एक जलपात्र मिला होगा, तो इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि यानी कि आहड़ सभ्यता के लोगों का संबंध कहीं ना कहीं ईरान बलूचिस्तान के लोगों से हुआ होगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये आपस में ट्रेड यानी कि व्यापार करते होंगे। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि जो आपकी कालीबंगा और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक दूसरे से क्या है समकालीन थी, इसका मतलब हम भी यह भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी व्यापार हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर जो बेलनाकार जो मोहरें हैं वो आपस में यहाँ पे मिली है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो 2 चीज़ें देखिएगा, एक गोरे और एक कोठे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। गोरे कोठे क्या हैं? तो ये दोस्तों अनाज को संरक्षित रखने के लिए एक बड़े मिट्टी के बने हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो गोरे और कोठे मिले हैं जिसे अनाज को संग्रहण या सुरक्षित रखा जाता था, जो मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, ये घर के अंदर बड़े बड़े कहने का मतलब एक बर्तन हुआ करते थे मिट्टी के, उसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। तो गोरे और कोठे ये थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 6 प्रकार के तांबे से निर्मित यूनानी मुद्राएं मिली है दोस्तों। यहाँ पर 6 प्रकार की जो तांबे की जो यूनानी मुद्रा है यहाँ पे मिले, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट की बात है। एक तो त्रिशूल, एक है अपोलो। ठीक है, 2 है, यानी कि ये यूनानी भाषा के लेख है। यहाँ पे जो अपोलो है, अपोलो एक देवता के रूप में है, यहाँ पर इस पे लिखे हैं, यानी कि इस मोहर पे अपोलो देवता का चित्र छपा हुआ है। इसमें अपोलो देवता के हाथ में एक तीर है और पीछे जो तीर डालने का जो तरकस हुआ है वो भी उसके पीछे है। तो कहने का मतलब है 6 प्रकार की तांबे से निर्मित यूनानी मुद्रा मिली है। एक त्रिशूल है, एक अपोलो है, अपोलो देवता का चित्र छपा हुआ है जिसके हाथ में तीर है और पीछे की तरफ एक तरकस लटका हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर उद्योगों की अगर चर्चा करें तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के उद्योगों की चर्चा करें तो यहाँ के लोग आहड़ वासियों का सबसे बड़ा उद्योग माना तांबे का उद्योग था। ठीक है, यहाँ के लोगों के पास आहड़ वासियों का सबसे बड़ा उद्योग था तांबा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा उद्योग तांबा था दोस्तों। तांबे का सर्वाधिक यहाँ पे प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों,
देखिएगा यहाँ के लोग तांबे के उपकरण, अस्त्र शस्त्र, देखिएगा अस्त्र शस्त्र, तांबे की कुल्हाड़ी और तांबे के गलाने की मिट्टी। देखिएगा अस्त्र शस्त्र क्या होता है, देखिएगा अस्त्र और शस्त्र ऐसा औजार या ऐसा हथियार जिसको हम फेंक कर प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी जानवर का अगर आप शिकार कर रहे हो या कोई भी अपने बचाव में काम करे तो फेंक कर अपने बचाव या किसी भी जानवर का आप शिकार करते तो वो अस्त्र कहलाता है। और हाथ में लेकर ही चलाना वो आपका शस्त्र कहलाता है। जैसे तलवार है, बंदूक है, ये अस्त्र है। और शस्त्र जैसे जैसे फेंक कर, जैसे भाला है, ठीक है। और इसके अलावा और भी जैसे जो भी है फेंक कर चलाने वाले जो भी औजार हैं उसको शस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र शस्त्र का आपको प्रयोग आपको समझ में आ गया। अस्त्र होता है फेंक कर चलाने वाला हथियार और शस्त्र होता है हाथ में रखकर चलाने वाला हथियार, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि आपकी जो आहड़ सभ्यता है, यहाँ पे जो उपकरण मिले हैं वो अस्त्र शस्त्र मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की गलाने की जो भट्टियाँ मिली। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, तांबे की गलाने की भट्टियाँ कहाँ पे मिली आपको बताना है, आहड़ सभ्यता के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेल की आकृति, ठीक है, बेल की आकृति प्राप्त हुई है जिसे पुरातत्ववेताओं ने इसे बनासियल वुल की संज्ञा देते हैं। जो बेल की जो आकृति है टेराकोटा पद्धति से निर्मित है। यानी टेराकोटा पद्धति क्या है दोस्तों, यानी कि मिट्टी को पकाकर तैयार किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर बेल की आकृति टेराकोटा पद्धति से निर्मित हुई है। इसे जो पुरातत्ववेता है वो बनासियल वुल की संज्ञा वो देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बात अगर करें, यहाँ के लोग शव को कपड़े और आभूषण सहित गाड़ते थे, जिनका सिर जो उत्तर की तरफ और जो पैर है वो दक्षिण की तरफ होता था। जो शव होता था, ठीक है, शव है वो उत्तर की तरफ। देखिएगा मैं आपको बता दूं, जैसे ये कोई मनुष्य है, जब उसको दफनाया जाता था तो इसका जो सिर होता था वो सिर तो नॉर्थ की तरफ होता था और जो पाँव होते वो साउथ की तरफ होते थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और बात अगर करें तो देखिए दोस्तों, कुछ इतिहासकार हैं वो क्या बताते हैं इसके बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में। देखिए दोस्तों, एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे दोस्तों, और कृषि से परिचित थे। जो मैंने आपको सभ्यता बताई थी, आपको जो कालीबंगा सभ्यता यानी कि गेहूं जो कि उनको साक्ष्य वहाँ पे मिले और जुते हुए खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा है ये आहड़ सभ्यता के लोगों को कृषि से परिचित बताते हैं और ये दो फसलों के बड़े ही जानकार थे, ज्वार और चावल से बड़े ही जानकार थे दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों लोग रंगाई छपाई के व्यवसाय भी से परिचित हैं, यानी कि कपड़ों को की रंगाई छपाई का काम करते थे यहाँ के लोग। दोस्तों चक्रकूप पद्धति क्या होती है, पानी सुखाने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये याद रखिए। चक्रकूप आहड़ सभ्यता 8 बार बसी और 8 बार उभरी है दोस्तों। तो आहड़ सभ्यता के बारे में अगर देखें तो दोस्तों आहड़ सभ्यता 8 बार उजड़ जाती है और 8 बार ही स्टेब्लिश्ड हो जाती है, यानी कि वापस उभर जाती है। ऐसे हम कालीबंगा के बारे में मैंने आप बात बताया था कि आहड़ सभ्यता है ना, जो बाढ़ आने से 7 बार डूबती है और 7 बार ही वापस स्टेब्लिश्ड होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 7 का जो आंकड़ा है तो आपको कालीबंगा में जाना है, 8 का आंकड़ा है तो आपको आहड़ सभ्यता में आना है। तो आहड़ सभ्यता 8 बार बसती है और 8 बार ही उजड़ती है। कहने का मतलब पहले उजड़ेगी बाद में क्या बसेगी दोस्तों, ठीक है। तो 7 बार बाढ़ के पानी से डूबती है और 7 बार वापस स्टेब्लिश्ड होने वाली सभ्यता कौन सी है, आपकी कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है आहड़ सभ्यता के बारे में। तो आहड़ सभ्यता का जो ये जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है उसमें आहड़ सभ्यता वाला जो टॉपिक है मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया दोस्तों। और दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत करके ये आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो प्लीज़ आप इनके नोट्स भी बनाते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो है आपको कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो का जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड सर्किल में, कोई सा भी लाइब्रेरी ग्रुप हो वहाँ पे दोस्तों, या कोई एजुकेशन का कोई भी जैसे कोचिंग वगैरह है, कोचिंग सेंटर वगैरह, वहाँ पे इसको उनका जो
लिंक है दोस्तों, वहाँ पर इसको क्या शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या है कि दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।